चलो शेयर कर दें सभी के साथ में फटाफट से। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। मानव में भ्रूणीय परिवर्तन से क्या तात्पर्य है, ये क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन है हमारा, मानव में भ्रूणीय परिवर्धन से क्या अभिप्राय है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब आंसर देखेंगे हम इसका। देखो, मानव में भ्रूणीय परिवर्तन यानी कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे होता है वो प्रोसेस हमें देखना करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। इसमें हम स्टार्टिंग करेंगे कहाँ से, एग से। कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे हम एग से। चलो, जब एग के साथ में स्पर्म जब फर्टिलाइज करेगा ना, क्वेश्चन ही है हमारा भ्रूणीय परिवर्तन यानी कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे फर्टिलाइजेशन होगा, कैसे फर्टिलाइजेशन के बाद में क्लीवेज होगा, क्लीवेज के बाद में कैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा। ठीक है, देखो अभी ये क्या है, अभी है ये अनफर्टिलाइज्ड एग, अनफर्टिलाइज्ड सॉरी, अभी है ये अनफर्टिलाइज्ड एग है। ठीक है, ये फर्स्ट पोजीशन लिख देते हैं। क्या है ये, अनफर्टिलाइज्ड एग है। ठीक है, अनफर्टिलाइज्ड एग के बाद में आप जब देखेंगे, देखो अनफर्टिलाइज्ड एग है। अब देखेंगे नेक्स्ट, देखिए अनफर्टिलाइज्ड एग है। जब इस एग के साथ में स्पर्म आके फर्टिलाइज होगा, ठीक है, देखिए जब इस एग के साथ में स्पर्म आके जब फर्टिलाइज होगा तो देखियो आपको पता है एजैकुलेशन के टाइम पर बहुत सारे स्पर्म रिलीज होते हैं, बहुत सारे स्पर्म रिलीज होते हैं। कुछ तो स्पर्म जो हो, बहुत सारे स्पर्म जो यूटेरस होता है या गर्भाशय होता है उसका जो एसिडिक इन्वायरमेंट होता है या कहेंगे जो अम्लीय वातावरण होता है, उसकी वजह से क्या होते हैं कि बहुत सारे स्पर्म जो हैं वो यूटेरस में ही मर जाते हैं या कहेंगे गर्भाशय में ही वो मर जाते हैं। ठीक है, कुछ ही स्पर्म होते हैं जो एग तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, क्या बात है भाई, आज क्लास में बहुत कम बच्चे हैं। संडे की छुट्टी क्या पड़ी, सभी बच्चे गायब हो गए, ऐसा ही लग रहा है मुझे तो। अब देखो ये हो गया फर्टिलाइज एग, ये क्या हो गया, फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, ये हो गया फर्टिलाइज्ड एग। ये हम सेकंड पोजीशन लिख दे रहे हैं, इसकी सेकंड पोजीशन। ये था अनफर्टिलाइज्ड एग और ये है फर्टिलाइज्ड एग। अब देखो फर्टिलाइज्ड एग, इसके बाद में हम नेक्स्ट पोजीशन देखेंगे। तो देखो जब फर्टिलाइजेशन हो गया स्पर्म का एग के साथ में, जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसके बाद में क्या बनेगा, उसके बाद में फॉर्मेशन होगा किसका, जाइगोट का। किसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। सूरज कह रहे हैं मैम हम डेली क्लास लेते हैं। हाँ भाई डेली लेते हैं सूरज, और आज क्लास में बच्चों की उपस्थिति या प्रेजेंस बहुत कम है। लगता है सभी बच्चे अभी तक संडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही लग रहा है कि सभी बच्चे अभी तक संडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखो अनफर्टिलाइज्ड एग, अनफर्टिलाइज्ड एग के बाद में फर्टिलाइज्ड एग, जब स्पर्म एंटर करेगा कहाँ पर, एग में, एग में एंटर करने के बाद में जोना पेलिसिटा सभी को क्रॉस करता हुआ जब फर्टिलाइज कर जाएगा अंदर, तब हम इसको बोल देंगे
फर्टिलाइज एग। अब उसके बाद में जब डेवलपमेंट होगा फर्टिलाइजेशन के बाद में, तब हम उसको कह देंगे क्या, जाइगोट कह देंगे। ठीक है ना, ठीक है, क्या कह देंगे? नहीं भाई डॉक्टर अरुण, सबसे पहले भाई नाम ले दिया है। बहुत सारे बच्चे, मैम हमारा नाम नहीं लिया है, मैम आपने हमें नहीं पहचाना है। ऐसा नहीं है, सभी बच्चों के नाम ले देते हैं। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम हर बच्चे का नाम ले दें। ठीक है, देखिए वो थर्ड पोजीशन था, जाइगोट बना। नेक्स्ट पोजीशन देखेंगे, देखो अब यहां पे क्लीवेज होगा। ठीक है, अब यहां पर क्लीवेज होगा। क्लीवेज में होगा क्या, हिंदी में क्लीवेज को कहते हैं हम विदलन। क्या कहते हैं? विदलन कहते हैं। जो बच्चे हिंदी में हैं फिर कहेंगे मैम हिंदी में बता दीजिए क्लीवेज को क्या कहते हैं। ठीक है, क्लीवेज हो गया। अब इसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट, देखिए यहां पे सेल का जो इसका डेवलपमेंट होता है ये कैसे होता है। देखिए ये होता है कि 2 से 4 जो सेल है वो कैसे डिवाइड होती हैं, 2 से 4 और 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 16। ठीक है, तो यहां कितनी थी हमारे पास, 2 थी, 2 से कितनी हो गई, 4 हो गई। अब ये जो 4 हो गई है हम इसको क्या कह देंगे, ब्लास्टोमियर। क्या कह देंगे, ब्लास्टोमियर। ठीक है, आप एक चीज याद रखिएगा कि इसमें सेल का जो डिवीजन है वो कैसा होता है, 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। ठीक है, ऐसे ही होता है। ब्लास्टोमियर हो गया 4। अब देखेंगे इसके नेक्स्ट वाला, अभी 4 है, 4 से कितने का होगा, 8 का होगा। 4 से कितने का होगा, 8 का होगा। ठीक है, 4 से कितने का हो गया, 8 सेल का डिवीजन हो गया। यहाँ पे हमने इसको क्या कहा था, ब्लास्टोमियर कहा था। क्या कहा था, ब्लास्टोमियर। इसको हम क्या कह देंगे, मोरुला। ठीक है, इसको हम क्या कह देंगे, मोरुला कह देंगे। इसको हम कह देंगे ब्लास्टोमियर। हम काउंटिंग करते जा रहे हैं, नंबर लिखते जा रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 यानी कि कौन से पोजीशन पे क्या डेवलपमेंट हो रहा है। गुड इवनिंग, क्या है आईडी आपकी? सभी बच्चों को गुड इवनिंग, और हम ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कर लेंगे। देखो मोरुला कह दिया। अब यहाँ पे 8 सेल थी डिवीजन, अब 8 से कितना होगा, 16। 8 से कितना होगा, 16 होगा। ठीक है, तो देखेंगे अब, ठीक है। अब हम इसको क्या कह देंगे, देखो डेवलपमेंट 2 से 4, 4 से 8 और 8 से कितना, 16। अब हम कह देंगे इसको ब्लास्टोसिस्ट। क्या कह देंगे, इसको कह देंगे हम ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है ना, इसको हम क्या कह देंगे, आप ब्लास्टोसिस्ट कह देंगे। ध्यान देंगे सभी बच्चे और नोट डाउन भी करते चलेंगे। हाँ, दीक्षा मौर्य। हाँ दीक्षा, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो सिर्फ और सिर्फ आप डायग्राम बना दीजिए, ऐसा आपको फुल मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस हैं। अगर भाई ये आपको आता है, ठीक है, तो एग्जामिनर को भी पता होगा कि बच्चे ने पूरा डायग्राम बनाया है। ठीक है ना, बच्चे ने पूरा डायग्राम बनाया, पूरा डेवलपमेंट दिखाया है कैसे होता है। देखो वो ही आप थ्योरी में लिखोगे, थ्योरी में भी तो यही लिखोगे कि अनफर्टिलाइज एग था, स्पर्म आया, फर्टिलाइज हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट बना, मोरुला बना, ब्लास्टोमियर बना, सारा मतलब एक एक करके पूरा पोजीशन बताओगे। और डायग्राम में क्या है, डायग्राम में बना के आप वही सारी चीजें बता दे रहे हो। आपका इसमें क्या होगा, टाइम भी बचेगा। लिखने में बहुत ज्यादा टाइम जाता है, उतना डायग्राम में टाइम नहीं जाता है। ठीक है ना, उतना डायग्राम में टाइम नहीं जाता है। अगर ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो आप क्या करेंगे,
आप ये डायग्राम बना के आ जाएंगे, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, हाँ डॉक्टर अरुण, हाँ आप कर सकते हो इसे प्रोजेक्ट में भी। ठीक है, देखो कौन है, आशीष वर्मा। आशीष, डिपेंड करता है कि ये 3 नंबर में आपसे पूछा गया है या 5 नंबर में पूछा गया है। अगर आपको लॉन्ग में पूछा गया है, 5 नंबर में पूछा गया है, तो आप ये डायग्राम बना सकते हो, और आप लिखना चाहो तो 2-4 लाइन है इसके बारे में लिख सकते हो। पर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आपको डायग्राम आता है, ठीक है ना, अगर आपको डायग्राम आता है तो आपको थ्योरी की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बस हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको डायग्राम आता है तो थ्योरी की आपको उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायग्राम बना के आइए। डायग्राम के लिए तो भाई हम आपसे बार बार बोल रहे हैं कि डायग्राम की प्रैक्टिस करिए आप। डायग्राम तो आपके लिए ये मान लीजिए कि आप एक अपॉर्चुनिटी है आपको अच्छे मार्क्स लाने की। ठीक है ना, एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं डायग्राम से। तो डायग्राम के लिए तो हम हमेशा बोलते हैं आपसे कि आप डायग्राम की प्रैक्टिस करते रहिए। बोलते हैं कि नहीं कि डायग्राम की आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, मैं हमेशा आपको बोलती हूं। ठीक है, चलो सभी बच्चे नोट डाउन कर लेंगे फटाफट से। अब ये जो है ये क्या है, टीएस ऑफ ब्लास्टोमियर, ये जो लिखा है ना, सॉरी टीएस ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। अब थोड़ा सा इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, आप लोग नोट डाउन कर लेना। ठीक है ना, ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे, यहां से नोट डाउन करेंगे। यहां से स्टार्ट किया है हमने, अनफर्टिलाइज एग था, फर्टिलाइज हुआ, जाइगोट बना, और उसके आगे का ये प्रोसेस है। ठीक है, 7 और नंबर डाल देता है यहाँ पे 8। ठीक है, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ, जो बच्चे ये पूछ रहे हैं वो डायग्राम बना के आ सकते हैं। ठीक है, आपका पेपर और प्रैक्टिकल की वीडियो बनाई है, आप जाके वो देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिकल सेल एनीमिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिकल सेल एनीमिया पर टिप्पणी लिखिए। सिकल सेल एनीमिया पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखिए। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। सिकल सेल एनीमिया पर टिप्पणी लिखिए। तो आंसर देखेंगे इसका। देखो, आंसर देखने से पहले एक डायग्राम देख लें। सभी बच्चों को पता होगा क्रोमोसोम है ये। कुछ बच्चे नाम ना लिखो फिर भी पूछ लेते हैं मैम ये क्या है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है, ये जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, क्या जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं सिकल सेल एनीमिया वहां पर होता है। ऑटोसोमल, सेक्स क्रोमोसोमल नहीं, ऑटोसोमल पर। इसमें भी जो 11 नंबर का क्रोमोसोम होता है, कौन से नंबर का, यहां लिख देंगे 11 नंबर का क्रोमोसोम। ठीक है, 11 नंबर का क्रोमोसोम। अब देखिए इसमें होता क्या है कि 11वें नंबर के क्रोमोसोम पर यहाँ पे HBP क्या लिखा है, सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। क्या लिखा है हमने, HBB लिखा है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, HBB इसमें होता क्या है, इसमें म्यूटेशन हो जाता है। क्या होता है, इसमें म्यूटेशन हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, इसमें म्यूटेशन हो जाता है। अब देखिए इस HBB, और इसका काम होता है हीमोग्लोबिन का निर्माण करना। ये क्या है, क्रोमोसोम है, इसका काम क्या है, इसका काम है हीमोग्लोबिन का। ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, हीमोग्लोबिन
हीमोग्लोबिन का निर्माण, या कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसका काम होता है हीमोग्लोबिन का निर्माण करना। आप सभी को पता होगा अच्छे से कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, यानी कि पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कौन पहुंचाता है, तो वो है हमारे ब्लड में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन। ठीक है, जब इसमें म्यूटेशन आ जाता है, ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, या कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ये भी, इस पे भी भाई वो कुछ ना कुछ डिफेक्ट पड़ेगा या कुछ असर आएगा। और हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन, यानी कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, या ये कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो, अब हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन का सर्कुलेशन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रही है। ठीक है भाई, जिन भी बच्चों का बायो का पेपर प्रैक्टिकल चल रहे हैं, सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक है हमारी पूरी टीम की तरफ से। आप अच्छे से अपने प्री बोर्ड दीजिए, प्रैक्टिकल दीजिए, बोर्ड के एग्जाम दीजिए। ठीक है, हम लोगों से जो भी होगा आप लोगों के लिए सपोर्ट जितना भी होगा हम वो सब करेंगे। ठीक है, अब देखो, जब हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है और वो उसी में जो करता है निर्माण, वो ही म्यूटेटेड हो जाता है या म्यूटेशन हो जाता है, तो भाई हमारा जो पूरा बॉडी में ऑक्सीजन सर्कुलेट हो रहा है, जिसकी वजह से उसके निर्माण पे भी फर्क पड़ेगा। तो उससे हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन सर्कुलेट हो रहा है वो भी डिफेक्ट, मतलब वो भी वो होगा, उस पर भी कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। अब देखिए, जब ऑक्सीजन पे असर पड़ेगा तो उसके कारण होता क्या है कि जो हमारी आरबीसी होती हैं, इसके कारण क्या होता है, आरबीसी जो होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। कैसी हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं आरबीसी। सिकुड़ने के बाद में कैसे हो जाती हैं, सिकल सेल की तरह। सिकल सेल कैसी होती हैं, हंसिए के आकार की। आपके बुक वगैरह में भी दे रखा होगा कि जो हमारी आरबीसी हैं वो हंसिए के आकार की हो जाती हैं। कैसा साइज होता है उनका, देखें, कुछ कुछ ऐसा हो जाते हैं, जैसे हमारी आरबीसी है। जैसे आप लोगों ने एल्पेनलीबे खाई होगी कभी, एल्पेनलीबे। अब ये मैं प्रॉपर नहीं बना सकती, ऐसे ऐसे करके कुछ होता है, एल्पेनलीबे के आकार की होती है ना हमारी आरबीसी। तो वो जो हमारी आरबीसी हैं, आरबीसी का साइज कैसा हो जाता है, आरबीसी का साइज, जैसे आपने देखा होगा ना गांव वगैरह में चारा वगैरह काटते हैं तो ऐसा हंसिया होता है पकड़ने का, तो उसके आकार की हो जाती है। सिकल ऐसे करके हो जाती है। ठीक है, तो किसकी वजह से भाई, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है। प्रॉपर ऑक्सीजन क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, कि प्रॉपर हीमोग्लोबिन जो है वो अपना काम नहीं कर पा रहा है। हीमोग्लोबिन क्यों नहीं कर रहा है, कि भाई जो हीमोग्लोबिन का निर्माण कर रहा है वो ही म्यूटेटेड हो गया है, इसीलिए। इसी को हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। आप सभी को पता होना चाहिए कि सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोजोमल डिजीज है, या ऑटोजोमल में भी डोमिनेंट है या रिसेसिव है। भाई बहुत ध्यान से पढ़ना है, ऑटोजोमल में भी डोमिनेंट है या रिसेसिव है। अगर सेक्स क्रोमोसोमल है तो उसमें भी डोमिनेंट है या रिसेसिव है। बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना, बहुत ध्यान से पढ़ना है। गैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव की भूमिका, चलो हम क्वेश्चन लिख देते हैं। बायोगैस, और मैं उम्मीद भी करती हूँ आप सभी से कि बायोगैस वाला क्वेश्चन आप सभी को पता होगा, क्योंकि हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं दो बार, 2 टाइम्स रिपीट कर दिया है। फिर भी कुछ बच्चे हमारे आंसर कर देंगे। हाँ देखो, मुस्कान ने आंसर कर दिया है। बायोगैस उत्पादन, सूक्ष्म जीवों की भूमिका। बायोगैस जो है ये क्या होती है, कई गैसों का मिक्सचर होती है। ठीक है, आप सभी को पता होगा और हम पढ़ा भी चुके हैं कि जो बायोगैस है वो कई सारी गैसों का क्या होती है, मिक्सचर होती है, जिसमें कि CO2, H2O और CH4। ठीक है, इसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है। हाँ, सभी बच्चों का ध्यान, देखो आप लोगों के लिए ही बोल रहे हैं, आप लोग ये बात वगैरह ना बाद में कर लेना, अभी आप पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना,
अरविंद सरोज ने आंसर किया है। अरविंद सरोज और भी बच्चे हैं जो हमारे सारे टीचर्स को, या मैं अपने आप को भी बोलूं, हम सबको सपोर्ट करते हैं। सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत थैंक्स। आप लोगों के सपोर्ट से हम लोग भी आगे बढ़ते हैं, तो आप लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार दीजिएगा हमें, हमारे चैनल को, ठीक है ना। चलो, तो बायोगैस क्या है? ये कई गैसों का मिक्सचर होता है। ये क्या है? कई गैसों का मिक्सचर है। आप सभी को पता होगा कि बायोगैस जो है कई गैसों का क्या होता है? ये मिक्सचर होता है, या कहें कई गैसों का मिश्रण होता है। इसमें कौन कौन सी गैस पाई जाती हैं? सॉरी, CO2, H2S और CH4, ठीक है, ये सभी गैसें पाई जाती हैं। सबसे अधिक मात्रा में, ये कहेंगे सबसे ज्यादा इसमें कौन सी गैस पाई जाती है? सबसे ज्यादा, सबसे अधिक मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन पाई जाती है इसमें। सबसे अधिक मात्रा में मीथेन गैस पाई जाती है। ठीक है, देखो बायोगैस का आप लोगों को पता होगा, एक हमने डायग्राम भी बनाया था। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ते हैं ना, वो एक बार जाके हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए, ठीक है। जो बच्चे जैसे नए जुड़ते हैं और उन्होंने जैसे नहीं देखा है, हमारे पहले लेक्चर नहीं देखे हैं, वो सभी क्या करें, आप लोग रिवीजन करते रहिए बस। देखो इस नेक्स्ट देखेंगे इसमें होता क्या है। इसमें अवायवीय जीवाणुओं द्वारा अवायवीय वातावरण में, देखते चलेंगे, इसमें अवायवीय जीवाणुओं द्वारा अवायवीय वातावरण में अवायवीय वातावरण में क्या कौन सी गैस उत्पन्न की जाती है? वो की जाती है मेथेनोजन। खुशबू मैम प्रैक्टिकल चल रहा है, चलो हाँ जल्दी से बताएं। देखो इसमें अवायवीय जीवाणु द्वारा अवायवीय वातावरण में, सभी बच्चे आंसर करेंगे, कौन सी गैस उत्पन्न की जाती है? खुशबू यादव जल्दी से बताएं। अवायवीय वातावरण में अवायवीय जीवाणु द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न की जाती है? जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे जिनको पता है। मुस्कान, मुकीम पासा, मेथेनोजन जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न की जाती है। मेथेनोजन जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न की जाती है। उत्पन्न की जाती है। अब इसमें जो बायोगैस वाला क्वेश्चन है, आप सभी बच्चे एक चीज का खास ख्याल रखेंगे। देखो जो बायोगैस में जो बायोगैस वाला जो डायग्राम है ना, वो आप जरूर बनाइएगा, ठीक है ना। देखो बायो में जहां जहां भी आपको लगता है कि डायग्राम है, तो मेरा आपसे एक ही सजेशन दूंगी मैं आप लोगों को कि अगर जिस जिस भी क्वेश्चन में डायग्राम है, तो प्लीज डायग्राम जरूर बना के आइएगा, ठीक है। खुशबू यादव नाम ले लिया है आपका, ठीक है ना। आपको डायग्राम जरूर बना के आना है। अगर जिस भी आपके क्वेश्चन में डायग्राम है, तो आपको डायग्राम छोड़ के बिल्कुल भी नहीं आना है, ठीक है।
चलो भाई, इसमें आप लोग डायग्राम जरूर बनाएंगे बायोगैस में, ठीक है ना। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो लॉन्ग क्वेश्चन अब स्टार्ट होंगे। चलो इसमें एक पॉइंट ऐड कर देती हूं मैं, इसमें मेथेनोबैक्टीरिया, मेथेनोबैक्टीरिया है, जिसकी वजह से ये, सॉरी नो सेम कलर, मेथेनोबैक्टीरिया, ठीक है, ये ऐड कर लीजिएगा। इसमें एक पॉइंट और, मेथेनोबैक्टीरिया जो है इसमें क्या करता है, इसमें से एक है जो कि इस गैस को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है, मेथेनोबैक्टीरिया इस गैस को बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो कि अब लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होंगे इसी सेट के। जो सेट 1 है हमारा, जिन बच्चों को नहीं पता बता देते हैं, हम 2022 का बायोलॉजी का सेट 1 जिसका कोड है 348GO वो सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं किस पे, लॉन्ग क्वेश्चन पे। लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले है स्टार्टिंग, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहले हिंदी में लिख देते हैं, मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलो अब कुछ कुछ बच्चों को जिनको आंसर पता हो वो आंसर करते चलना, और जिनको आंसर नहीं पता है वो हमारे साथ में सिर्फ स्टडी करेंगे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ते रहेंगे। सहायक जनन ग्रंथियां, सहायक जनन ग्रंथियां इसमें क्या होती हैं, वो होती है ओवरी या कहेंगे अंडाशय। चलो पहले अंडाशय लिख देते हैं, अंडाशय या कहेंगे हम ओवरी, ठीक है। सहायक जनन ग्रंथियां अंडाशय, सॉरी थोड़ा गलत हो गया है, सहायक जनन ग्रंथियां होती, नहीं भाई थोड़ा गलत हो गया है, जो ओवरी होती है वो सहायक जनन ग्रंथि नहीं होती, वो मेन ग्रंथि होती है, मुख्य ग्रंथि होती है भाई। एग रिलीज वहीं से होता है, एग रिलीज वहीं से होता है, ठीक है ना। और बाकी वजाइना वगैरह जो है वो है सहायक जनन ग्रंथियां, जैसे कि वजाइना हुआ, बार्थोनिल्स हुई, ये जो और ग्लैंड है ये सब क्या है, ये है सहायक जनन ग्रंथियां, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, हो जाती है भाई, हम भी इंसान हैं ना, कोई बात नहीं, आप सभी लोग एडजस्ट कर लेते हो इतना तो। यस मैम आई नो, चलो प्रांजलि पांडे समझती हैं, और भी बच्चे समझते हैं, काफ़ी सारे बच्चे हमारे काफ़ी समझदार हैं कि हाँ मिस्टेक सबसे हो जाती है, सभी इंसान हैं, कोई गॉड नहीं है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं इसके डायग्राम पर। देखो मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर डायग्राम है तो आपको बनाना है, डायग्राम तो छोड़ना ही नहीं है, डायग्राम को तो बिल्कुल ही छोड़ना नहीं है। अगर डायग्राम है तो फटाफट से बना दीजिए, अगर डायग्राम है तो फटाफट से बना दीजिए। चलो दिख रहा होगा शायद, स्टार्ट करते हैं। ये हम क्या बना रहे हैं, यूटेरस बना रहे हैं, गर्भाशय जो कहाँ पे जाके लास्ट होता है, वजाइना पे, ठीक है, कहाँ पे जाके लास्ट होगा, वजाइना पे होगा। ये है ओबरी जो कि जुड़ी रहती है किसके द्वारा, फिम्बरी के द्वारा, जो कि गर्भाशय कहेंगे, गर्भाशय या यूटेरस से जुड़ी रहती है, किसके द्वारा, सॉरी लिगामेंट के द्वारा जुड़ी रहती है, किसके द्वारा जुड़ी रहती है, लिगामेंट के द्वारा ये जुड़ी रहती है, ऐसे
इसको लिख देंगे क्या, किसके द्वारा जुड़ी रहती है, लिगामेंट। ये क्या है, ओवरी है, अंडाशय। ये इसको हिंदी में बोलते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इसको हम फिम्बरी या हिंदी में बोलते हैं झल्लरी। हिंदी में क्या, झल्लर जैसा दिख रहा है ना, तो हिंदी में क्या बोल देते हैं, झल्लरी। और इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, फिम्बरी। क्या बोल देते हैं, फिम्बरी। ठीक है। जितने भी बच्चे हमारे साथ क्लास अटेंड कर रहे हैं, सभी बच्चे फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें। भाई आप लोगों से जब तक कहा ना जाए लाइक शेयर कर दीजिए, तब तक आप लोग लाइक शेयर करते नहीं हो। कुछ बच्चे तो वेट करते हैं कि अरे मैम कहेंगी ना लाइक शेयर कर दीजिए तब करेंगे, अभी तो मैम ने कहा ही नहीं है कि लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो बिना कहे कर दिया करो। सभी बच्चों को कहने की जरूरत ना पड़े, अपने आप कर दिया करो। देखिए आपको पता है ये क्या है, हमारा यूटेरस है। ये क्या है, यूटेरस, या कहेंगे क्या, गर्भाशय। ये फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब है ये। यहां तक क्लियर है। अब देखो, आप सभी को पता होगा कि जो यूटेरस है उसकी 3 लेयर है। ठीक है, यूटेरस की कितनी लेयर है, हमने अभी कुछ टाइम पहले भी आप लोगों को बताया था। कौन कौन सी है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। ठीक है, 3 लेयर बताई थी, एंड्रोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। ये हटा देते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, इसकी वजह से स्पेस जा रहा है। अब ठीक है। ठीक है, तो ये जो सबसे अंदर वाली है ये क्या है, एंड्रोमेट्रियम। देखिए सबसे अंदर वाली एंड्रोमेट्रियम लिख देंगे। जो कि हमने ये कहा था कि एंड्रोमेट्रियम जो होती है वो हर मंथ जो पीरियड्स वाला टाइम होता है, तो एग के साथ साथ में जो एंड्रोमेट्रियम होती है वो लेयर भी ब्रेक होती है। पीरियड्स के टाइम पर जब एग का यूज नहीं होता फर्टिलाइजेशन में, तो एग के साथ में जो एंड्रोमेट्रियम होती है वो हर मंथ टूटती है। अगर एग का फर्टिलाइजेशन हो गया है स्पर्म के साथ में, तब इस एंड्रोमेट्रियम का काम होता है कि यहाँ पे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद में जब एग आता है यहाँ पर, तो वो यहाँ पर एंड्रोमेट्रियम पर आकर रुक जाता है। ठीक है, एंड्रोमेट्रियम पर आकर रुक जाता है। ठीक है, देखो बच्चों, ये बीच में जो है, जो मसल्स की बनी होती है, इसको बोलते हैं हम मायोमेट्रियम। क्या, मायोमेट्रियम। देखो ये मसल्स की बनी होती है, किसकी बनी होती है, ये मसल्स की बनी होती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। ये मायोमेट्रियम का काम क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। मायोमेट्रियम का काम होता है कि जब कोई भी एम्ब्रियो डेवलप होता है या एम्ब्रियो डेवलपमेंट जब धीरे धीरे स्टार्ट होता है, तो यूटेरस का साइज भी धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, या ये कहेंगे कि जब माँ के गर्भ में बच्चा धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, तो माँ का जो गर्भ है उसका साइज भी धीरे धीरे बढ़ जाता है। तब ये मायोमेट्रियम, देखो हिंदी इंग्लिश का प्रॉब्लम है, तो एंड्रोमेट्रियम को आप हिंदी में अंतः स्तर, मायोमेट्रियम को मध्य स्तर और पेरीमेट्रियम को एक और लेयर है यहां लिख देते हैं। ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है ना, ये इसको हम कहते हैं पेरीमेट्रियम। ये ठीक है, तो अंतः स्तर, मध्य स्तर और बाह्य स्तर। जो सबसे अंदर है एंडोमेट्रियम उसे अंतः स्तर, जो बीच में है उसे मध्य स्तर, और जो सबसे बाहर है उसे बाह्य स्तर। हिंदी में लिख देते हैं। ठीक है,
हाँ, तो हम मायोमेट्रियम का काम बता रहे थे कि मायोमेट्रियम का काम होता है जब एम्ब्रियो का धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, तो जो यूटेरस का साइज होता है या कहेंगे गर्भाशय का जो साइज होता है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता चला जाता है। तो वो किसकी वजह से? मायोमेट्रियम की वजह से, क्योंकि मस्कुलर यानी कि मसल्स से मिलके बना होता है। मसल्स क्या होती हैं? वो स्ट्रेच होती हैं, धीरे धीरे फैलने लग जाती हैं। धीरे धीरे क्या होने, मसल्स जो हैं वो धीरे धीरे फैलने लग जाती हैं। वो उस बच्चे के लिए, ये कहेंगे भ्रूण के लिए स्पेस बनाती चलती हैं, ठीक है ना, स्पेस बनाती चलती हैं। और ये सबसे बाहर वाली लेयर जो है इसको हमने क्या कहा है? पेरीमेट्रियम कहा है। अब देखोगे ये है सर्विक्स, ये वाला जो है ये इसको कहते हैं सर्विक्स। अब इससे और नीचे की तरफ जाएंगे, अभी स्पेस नहीं बचा है, मैं यहीं पे फिनिश कर देती हूँ। ये हो गया वजाइना। ये सबसे नीचे कौन सा पार्ट हो गया? थोड़ा सा और इसका साइज, ठीक है, सबको नजर आ रहा होगा। ये हो गया वजाइना। चलो कल मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ में कल। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। बाय बाय, टेक केयर।